सो वर्ल्ड जियोग्राफी जो वर्ल्ड मैप है, मैं आई वाज टॉकिंग के इसका अब कंपोनेंट तो थोड़ा है। मतलब अगर आप पीपीएससी के हवाले से देखें तो अब उस तरह से ज्यादा सवालात नहीं पूछे जाते, लेकिन एक एस्पायरेंट को इंटरव्यू देने के लिए, रिटर्न देने के लिए वर्ल्ड मैप का पता होना चाहिए। वर्ल्ड मैप के बेसिक फीचर्स का पता होना चाहिए, वर्ल्ड जियोग्राफी के बेसिक फीचर्स का पता होना चाहिए। तो हम इन 5 लेक्चर्स में, जो आने वाले 5 लेक्चर्स हैं ऑलमोस्ट, उनमें इस वर्ल्ड मैप को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और एक 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 तरह से एक एक चीज को लेके चलेंगे। अब फॉर एग्जांपल आज हम दुनिया के नक्शे पर मौजूद जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जो ओशन है, मार्जिनल सीज हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं और इसी तरह वाटरफॉल्स हैं, इसी तरह स्ट्रेट्स हैं, गल्फ्स हैं, बेज हैं, सबका जिक्र करेंगे, सबको कौन पढ़ेंगे। फिर हम जाएंगे लैंड मासेस की जानब। फिर पहले एशिया पढ़ेंगे, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, और फिर देन साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सबको पढ़ेंगे। तो लेट मी शेयर द स्लाइड विद यू। तो मैं कुछ देर वीडियो बंद कर रहा हूँ ताकि हमारा फोकस जो है वो मैप पर रहे। तो देखें जी, ये बेसिकली आपके सामने जो है वो पूरी दुनिया मौजूद है। हम इस मैप को, दुनिया का मैप, इस दुनिया के मैप को हम सबसे पहले डायमेंशंस दे लेते हैं। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, सॉरी ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब ये मैप जो है वो एक तरह से, ये आप समझें कि ये गोल जो मैप है, जिस मैप जो मैप आप देख रहे हैं, ये समझें कि एक जब आपने इसको फैलाया हुआ है किस चीज के ऊपर, एक कागज के ऊपर, जैसे गोल गेंद को जब आप तोड़ देते हैं तो वो एक तरह से सीधी बन जाती है। तो अगर आप इस चीज को समझें कि ये जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, जब आप इसको रियल मैप पे देखेंगे तो ये यहाँ पे लोकेट कर रहा हो। ठीक है, तो यानी कि ये जो गोल, जिस तरह से आपके सामने ये मैप पेश किया जा रहा है, ये आल्सो डिफाइंस कि इसका एक सिरा जो है, इसका एक इस तरफ वाला हिस्सा जो है वो दूसरे हिस्से के साथ अटैच है। ये नहीं है कि ये नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर है और इसमें इस यहाँ से लेके यहाँ तक का फर्क है, यहाँ तक, ऐसा नहीं है। राइट, बल्कि ये दे आर कनेक्टेड। तो एक गेंद को जैसे आपने तोड़कर फाड़कर जो है वो सीधा किया हुआ है, उसी तरह से। अब सबसे पहले हमें समझने की बात यह है कि ये जो दुनिया है, जिस दुनिया पर हम रह रहे हैं, ये जो दुनिया है, इसको अगर हम देखें, ये जो अर्थ प्लानेट है, इसका देखें तो इसका टोटल जो एरिया है ना, दैट इज सम 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, दिस इज टोटल लैंड मास। इसके में 361 मिलियन किलोमीटर
स्क्वायर किलोमीटर, दिस इज वाटर। और 149 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड मास है, जमीन है, ये वाटर है। अब अगर आप इसकी परसेंटेज बनाएं तो दिस बिकम्स ऑलमोस्ट 7.8%, यानी कि 71% पानी है दुनिया के नक्शे पर, अर्थ प्लैनेट पर। और ये इसको मतलब इसको बनाए, ये वाला, ये तो टोटल हो गया ना, ये वाला। और ये बनता है कोई गालबन 29.2%। तो आप कहेंगे 71% जो है वो वाटर है, 29% यहाँ पर लैंड मास है। ठीक है। अब ये जो वाटर है ना, ये 5 बड़ी वाटर बॉडीज में शामिल है, फिर तकसीम किया गया है। उनके नाम और उनकी लोकेशन का हमें पता होना चाहिए। अब ये जो 5 बड़े वाटर बॉडीज में इसको तकसीम किया गया है, इनको लर्न करने के लिए आप एक एक्रोनिम याद करते हैं, पैसा। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। ये सारे मिलके बनते हैं जी 5 ओशंस, द 5 ओशंस ऑफ दिस वर्ल्ड। अब इनमें जिस तरतीब से ये लिखे हुए हैं ना, इनकी इनके बड़े होने की तरतीब भी यही है। दिस इज लार्जेस्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड द स्मॉलेस्ट। अब इन पर जाने से पहले थोड़ा सा हम ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने ऑप्शंस के साथ ही इनको लोकेट करना है। तो नंबर 1, दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा एरिया वाइज जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम है एशिया। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा एरिया वाइज है वो है अफ्रीका। तीसरे नंबर पर है नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पर है साउथ अमेरिका। पांचवें नंबर पर है अंटार्कटिका अंटार्कटिका। छठे नंबर पर है यूरोप और सातवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ये 7 बरआज़म हो गए, कॉन्टिनेंट हो गए। अब आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से पहले नंबर पर, पॉपुलेशन के लिहाज से भी दूसरे नंबर पर, आगे तब्दीली आ जाएगी। पॉपुलेशन के हिसाब से तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, छठे नंबर पर और सातवें नंबर पर। अनहैबिटेंट है, इसके ऊपर रिहाइश नहीं है, इसके ऊपर कोई 500-600 लोग बस रिसर्च के लिए इसके इर्द गिर्द जो है मौजूद होते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आबादी नहीं पाई जाती, इंसान नहीं पाए जाते, बिकॉज टेम्परेचर ही इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर रहा जा सके। ठीक है। अब अगर हम कॉन्टिनेंट के वाइज देखते हुए ओशंस को लोकेट करें तो हमें लगता है कि एशिया के इस तरफ जो है वो पैसिफिक है, और ऑस्ट्रेलिया के भी इस तरफ जो है वो पैसिफिक है। साथ में मैंने कहा कि आप यूं समझें कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है ना, ये यहाँ पर है और साउथ अमेरिका यहाँ पर है। तो पैसिफिक नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के दरमियान में लोकेट करता है। ठीक है, इसके दरमियान में पाया जाता है। और इसकी शेप जो है वो ट्राइंगुलर शेप है, ट्राइंगुलर शेप है इसकी। अगर आप इसको देखें नेट पे जाके कि इसकी शेप दिखाएं, या इसके आप लिख दें इमेज ऑफ ये पैसिफिक ओशन, तो आपको दिखाएगा कि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के, और एशिया और जो आपका ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है और उधर से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनके दरमियान में है। तो हम यूं फर्ज कर लेते हैं कि ये हम 2 बड़े आजम जो अमेरिकाज के हैं ना, इनको भी हम यहाँ पर
लिख लेते हैं इधर के इस अभी हमारे समझने के लिए कि ये कनेक्टेड है और उसी शेप में हम इनको देख रहे हैं। तो सबसे पहले पैसिफिक के बारे में चंद मालूमात लिख लें कि इट इज द लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, लार्जेस्ट भी है, डीपेस्ट भी है। इसकी टोटल लेंथ जो है 168 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि ऑलमोस्ट 46.6%, कुछ जगहों पर 50% भी है, यूजली 50% भी कहा जाता है कि ये टोटल जो पानी है दुनिया के अंदर, जितना पानी है उसका गालबन इतने परसेंट हिस्सा जो है वो इट हैज, मतलब ऑलमोस्ट 50% टोटल जो वाटर है कैरी होता है इस लैंड पर, इस अर्थ पर, उसका 46.6% इसी में है। और इसकी एवरेज गहराई, इसकी एवरेज डेप्थ जो है वो 3970 मीटर, यानी कि 4000 मीटर के लगभग। ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसको इसको एक और तरह से भी देखते हैं कि इधर से जो इसका यहाँ पर दूर, सबसे दूर वाला पॉइंट है, यानी कि इधर से लेके इस इधर तक, नॉर्थ एशिया से लेके नॉर्थ अमेरिका, या एक इस वाले ईस्टर्न हिस्से से वेस्टर्न हिस्से की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो कमाइश है वो तकरीबन 16,000 किलोमीटर वाइड है ये। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है जो आप लिखेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तकरीबन दुनिया का जो लैंड मास है, दुनिया का लैंड मास, उसके 1/3 हिस्से पर यही एग्जिस्ट करता है। हमारा अर्थ कॉन्टिनेंट का, अर्थ प्लेनेट का 1/3 हिस्सा जो है, ऑलमोस्ट जो है, इट इज ऑक्युपाइड बाय दिस। क्लियर? अच्छा, एक और पॉइंट कि इसमें सबसे ज्यादा जो आइलैंड्स हैं, जितने भी ओशंस हैं, मोस्ट आइलैंड्स जो हैं वो इसी ओशन में पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा आइलैंड्स हैं जो इसमें पाए जाते 20,000, नॉट 2000, 20,000। अब इसकी जो डीपेस्ट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये भी सवाल आता है। तो ये जापान है। तो यहां करके कुछ आइलैंड्स हैं, इस आइलैंड का नाम है, जो यहाँ पे लोकेट करता है, गोम। इट इज कंट्रोल्ड बाय यूएसए। ठीक है। और यहाँ पर मिरियाना आइलैंड है। तो एक ट्रंच बनती है यूं करके यहाँ पर, इस ट्रेंच को, खाई को बोलते हैं मरियाना ट्रेंच। ये सबसे फेमस ट्रंच है, और भी घाइयां हैं यहाँ पर, घाटियां हैं, लेकिन ये सबसे फेमस है। क्यों? कि यहाँ का जो इसके अंदर जो डीपेस्ट गहराई है उसका नाम दिया जाता है चैलेंजर डीप। ठीक है। और इसकी जो लेंथ है ना वो तकरीबन 10,994 मीटर है। ठीक है। तो वो भी किस में पाई जाती है? पैसिफिक ओशन में। अब इस मरियाना ट्रंच के ऊपर चंद और पॉइंट भी आप लोग नोट कर लें। इट वाज डिस्कवर्ड इन, ये जो सबसे गहरी है ये, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1875
और ये जो चैलेंजर डीप है, इस बार सबसे पहले जो बंदे गए उन दो बंदों का नाम भी लिख लें। वन वाज साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट है जैकस पिकॉर्ड, एंड एक यूएस नेवी का पर्सनल है लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श। ये लोग 1960 में यहाँ पर गए, चैलेंजर डीप में गए। और ये जो मेरियाना ट्रंच है, इसको यूएस ने अपना नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया हुआ है। कब किया था? 2009 में जे डब्ल्यू बुश प्रेसिडेंट था, उन्होंने एक एक्ट साइन किया जिसके तहत इन्होंने कहा कि दिस इज आवर नेशनल मॉन्यूमेंट। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट किसके बारे में था? पैसिफिक के बारे में था। अब आ जाते हैं अटलांटिक। अब दिस इज अटलांटिक ओशन। एस की शेप बन रही है इसकी। ठीक है। तो ये एक तरफ इसकी यूरोप है, अफ्रीका है, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इसके ऊपर आर्कटिक ओशन है, इसके नीचे सदर्न ओशन है। ठीक है। तो ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट जो है वो ओशन है, और दुनिया के एक छताई, वन सिक्स हिस्से पर यह फैला हुआ है। गॉट इट? कितने हिस्से पर? वन सिक्स पर। अच्छा। इसके अंदर जो, इसके बारे में जो आपने याद रखना है वो है कि ये जो एटलांटिक है ना, इसके बारे में वैसे तो कई रवायात हैं, लेकिन एक चीज जो बताई जाती है कि ये ग्रीक वर्ड एटलांटिकोस से निकला है, जिसका मतलब है सी ऑफ एटलस। और एटलस को कोई, उन्होंने अपने किसी गॉडेस का नाम रखा हुआ था उसका। और एक हिस्टोरियन है, फेमस हिस्टोरियन है ग्रीक के, जिनका नाम है, इन्होंने कोई 450 बीसी अपनी किसी हिस्ट्री की किताब में भी इस लफ्ज का, इस नाम का जिक्र किया। ठीक है। अच्छा। अब इसमें जो सबसे बड़ा इसके बारे में जो आप कह लो कि 1912 में इसी में टाइटैनिक जो था वो डूबा, और उसका रेक अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इसी में कुछ यहाँ करके बरमूदा ट्राइएंगल है, जिसके बारे में बड़े बड़े जो है वो वसवसे हैं कि जी यहाँ से कोई जो जहाज गुजरता है वो डूब जाता है। और ये जो अटलांटिक ओशन, ये जो टाइटैनिक है, ये भी यहीं पे डूबा। अच्छा। इसके बाद ये साल्टिएस्ट ओशन भी है। और हम्म, बाकी चीजें फिर वो स्लाइड्स में लिखी हुई हैं, और भी कि इसकी लेंथ कितनी है, और ये वो आप वहां से कर लेंगे। और तकरीबन इसमें जो दुनिया का पानी मौजूद है, जो परसेंटेज ऑफ वाटर है, वो तकरीबन 23.5%, यानी कि 24% है। राइट। आगे आ जाए जी आप, इंडियन ओशन। ये है जी आपका इंडियन ओशन। ये सारा पानी जो है ना, दिस ये ऑल, ये दिस इंडियन ओशन। तो जो इंडियन ओशन है, ये दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ओशन है। और एवरेज डेप्थ के हिसाब से ये सेकंड है, यानी कि जो एवरेज डेप्थ के हिसाब से ये सेकंड ओशन, सेकंड नंबर पे आता है। पहले नंबर पर तो
वो आया हमारा। तो ये इसके ऊपर एशिया है, इसके नीचे इसके साथ अफ्रीका है, इसके साथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, सदरन है। मतलब ये कुछ मालूमात है इसकी, बस ये काफ़ी हैं। फिर उसके बाद आता है सदरन। अब ये सदरन जो था वो पहले ये सारा ही जो था वो ये इधर से अटलांटिक हो जाता था, इधर से इंडियन हो जाता था, इधर पैसिफिक। तो इनका जो साउथ हिस्सा है उसको तस्लीम किया गया है, जो सिर्फ अंटार्कटिका के थोड़ा सा ऊपर है। इसको तस्लीम किया गया कि दिस इज सेपरेट ओशन, इसका नाम देते हैं सदरन ओशन का। तो ये बाद में इसको जो है वो इस तरह से इसकी नेमिंग की गई। तो ये सदरन है और इसके बारे में कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसी तरह ये आर्कटिक ओशन है जो बिल्कुल इनके ऊपर तमाम कॉन्टिनेंट्स के ऊपर लाई करता है और नॉर्थ में लाई करता है, ये ना आर्कटिक ओशन है। अब इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, वो यही है, पैसा। स्मॉलेस्ट जो है वो आर्कटिक ओशन ही बनता है। अब आप मजीद इसमें डिटेल्स हैं ये आप देखोगे यहाँ पर। ये पैसिफिक के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह अटलांटिक के बारे में, इंडियन ओशन के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे ये थोड़ा, आर्कटिक के ओशन के बारे में, दिस ऑल। अब दूसरा हमारा, अब इस यहाँ तक कोई इशू, आपको कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? यहाँ तक कोई एनी क्वेश्चन? ओके, चलते हैं फिर आगे चलते हैं। जी जी, डीपेस्ट एवरेज डेप्थ के हिसाब से, ठीक है। एवरेज डेप्थ इंडियन ओशन की ज्यादा है। ये यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, देखो कि इसकी एवरेज डेप्थ बनती है जो अटलांटिक है उसकी ऑलमोस्ट बनती है 36 कुछ, और इंडियन ओशन की बनती है 37-41%, ठीक है। और जबकि इसका डीपेस्ट पॉइंट जो है वो खासा कम है उसकी निस्बत, अटलांटिक की निस्बत, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये इसकी एवरेज डेप्थ जो है ना, यहाँ पर दो रिसोर्सेज हैं। एक ये जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ये वर्ल्ड सीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया की सीज की पैमाइश वगैरह पे काम करती है, उनके मुताबिक इन्होंने इसको 4,000 से भी ज्यादा करार दिया है। और अटलांटिक ओशन को करार दिया है 3,900 कुछ परसेंट मीटर। जबकि जो यूजुअली जो कि मोस्ट रिपोर्टेड है इसकी है 36 कुछ, और उसकी है 3926, यानी कि 4,000 के करीब इसकी है। और इंडियन ओशन की अटलांटिक से ज्यादा है। वैसे जो डीपेस्ट पॉइंट है वो उसका ज्यादा है, वो वैसे ही है जिस तरतीब में वो चल रहे हैं। अब आ जाओ सीज के ऊपर। अब सी क्या होता है? सी होता है छोटा समुंदर या मार्जिनल सी, ठीक है। तो ये ओशन एक बॉडी जो कि बहुत बड़ा है और उसका कोई, उसी के अंदर जो है वो सी एग्जिस्ट करते हैं। कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका ये है कि उसी के अंदर सी एग्जिस्ट करते हैं, नाम उनको दिया जाता है इन ऑर्डर टू लोकेट देयर पोजीशन एग्जैक्टली। या आप कह लो कि उसकी जो सी शोर्स की वजह से भी उसको नाम दिया जाता है कि ये सी है, और ये सी और ओशन के अंदर इस तरह से फर्क डेजिग्नेट किया जाता है। अब दुनिया के अंदर बेशुमार सी हैं, अब हमें हर एक को नहीं जानना, हमें चंद इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सीज को जानना है। अब हम एक एक करके उनको लोकेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले आपने मैप को गौर से देखना है, आपने सबसे पहले कॉन्टिनेंट ढूंढना है। ये देखें, ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, ये है, ये कॉन्टिनेंट के बाद आपने ओशंस को गौर करना है। ये ओशन है आपका, ये ओशन है, ये ओशन है, ये ओशन है। अच्छा, उसके बाद ये आपका ये हो गया, ये ऑप्शन है। अब हम सीज पे आते हैं। ये देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है साउथ चाइना सी, ठीक है।
दिस इज फिलीपाइंस। ये फिलीपाइंस कंट्री है, इसके ऊपर चाइना है, और इसको बोला जाता है चाइना के साउथ में। क्या जी? तो ये दुनिया का लार्जेस्ट सी है, पहले नंबर पर सबसे बड़ा। अब ये किस ओशन में मौजूद है? ऑब्वियसली पैसिफिक में मौजूद। दूसरे नंबर पर आ जाए यहाँ पर, ये एक सी मौजूद है, इसको बोलते हैं कैरेबियन सी। ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सी है। अब ऑब्वियसली ये किस में मौजूद है? अटलांटिक ओशन में मौजूद है। तीसरे नंबर पर आ जाएं, ये एक सी है, इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। ये थर्ड नंबर पर है, ये भी अटलांटिक का ही हिस्सा है। ये तीन बड़े सी हैं। इनके अलावा जो इंपॉर्टेंट सी हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर एक सी है, ये जो सी है, ये एशिया और अफ्रीका को अलहदा करता है। एशिया और अफ्रीका को अलहदा करता है, इट इज पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। फिर हमारे पास यहाँ पर एक सी है, ब्लैक सी। ये यूरोप और एशिया की बाउंड्री बनाता है। ठीक है, ये पार्ट है अटलांटिक का, ब्लैक सी। और इसके अलावा ये एक सी है अरेबियन सी। इस ये इंडियन ओशन का और हमारी कराची और इसी तरह कोलकाता की जो बंदरगाहें हैं वो इसी सी पर मौजूद है, अरेबियन सी। इसके बाद यहाँ पर एक सी मौजूद है, सरगासो सी। ये इंपॉर्टेंट है, इसका अटलांटिक का। ठीक है। और इसके बाद आप, हाँ, ये सी है, ये न्यूजीलैंड है, और ये ऑस्ट्रेलिया। इनके दरमियान में मौजूद है तास्मान सी। इसी तरह ये साउथ चाइना सी है, ये एक ईस्ट चाइना सी भी है। ये जापान लोकेट करता है, तो जापान के साथ भी एक सी है, सी ऑफ जापान। तो इसी तरह ये कुछ सी हैं जिनको आपने माइंड में रखना है कि जी बाकी बहुत सारे सी हैं, लेकिन इनका लाजमी आपने करना है। बाकी आप मैप पे जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे और आपको नजर आएंगे, जैसे अभी भी नजर आ रहे हैं कि ये लेब्राडोर सी है और ये नॉर्थ सी है। अब आपको इजीली आइडिया यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर आपको देख के ना आइडिया हो जाता है कि ये किस ओशन का हिस्सा है। ये ग्रीनलैंड सी है। अब कुछ जब हम कॉन्टिनेंट्स की तरफ जाएंगे तब भी वहां पे भी आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन इन सीज के अलावा जो मैंने आपको 10 सी मैं आपको करवाऊंगा, उनके अलावा सी पूछे नहीं जाते। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ले आता हूँ। यहाँ पर साउथ चाइना सी को देखें, लोकेट करें। नंबर 1 उसने दिया है, तो ये खड़ा है। कैरेबियन सी को लोकेट करें, ये खड़ा है। मेडिटेरेनियन सी को लोकेट करें, ये खड़ा है। बेरिंग सी यहाँ पर है। ये जो बिल्कुल एंड होती है ना इस अमेरिका की, आपका नॉर्थ अमेरिका की, उस एंड पर मौजूद है। ये बेरिंग स्ट्रेट पढ़ेंगे अभी हम, थोड़ी देर बाद आपको वहां से समझ आ जाएगा। अरेबियन सी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ईस्ट चाइना सी नजर आ रहा है, ब्लैक सी हमने पढ़ लिया, रेड सी हमने पढ़ लिया। दिस इज एनफ। अब दो चीजें और है, गल्फ और बे। ये भी एक तरह का सी होता है, लेकिन उसकी शेप, एक खास किस्म की शेप को गल्फ कहते हैं, खास किस्म की शेप को जो है वो बे कहते हैं। अब ये हुडसन बे और मैक्सिको गल्फ। अब ये जो कंट्री है ना, ये मैक्सिको है, ये वाला। तो यहाँ पर एक गल्फ बनती है, ये वाली, ये मैक्सिकन गल्फ है। और इसी तरह हुडसन बे, ये 9th नंबर पर। ये कनाडा का एक हिस्सा है हुडसन, तो उसके अंदर एक बे बनी हुई है, तो इसको बोला जाता है हुडसन बे। तो ये तकरीबन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सी है ना, वो ये है। अब आपने करना क्या है कि एक ना नेट पे जाना है, दो काम करने हैं। या तो आप इस मैप को देख के आपने खाली मैप खुद बना लेना है और उसके 5-10 प्रिंट लेके रख लें, या आप नेट पे जाएं और वहां पे ब्लैंक कोई मैप जो है ना, जो ब्लैंक हो, उसको कर लो, उसको डाउनलोड कर लो।
अच्छा, या उसको कर लो ब्लैंक ब्लैंक, उसको प्रिंट निकालो जिसके ऊपर कुछ ना लिखा हो, उसके 5-7 प्रिंट लेके रखो और उसको लेबल करना शुरू कर दो। इस तरह से जो आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको चीजें याद होंगी, वो आपको कभी नहीं भूलेगी और आपकी परफेक्शन बन जाएगी। फिर खुद से सवाल करना शुरू कर दो कि जी ये जो ब्लैक सी है ये कहाँ पर वाक़ई है। अब इसको फिर हम बाद में जब डिटेल में हम जाएंगे तो हम ये भी देख लेंगे, जब उसके ऊपर हम जाएंगे ना, हमारे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। तो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जाके हम देखेंगे कि ब्लैक सी को बॉर्डर कौन कौन सी कंट्रीज करती हैं, रेड सी को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं। तो वहां से फिर आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाए। बात समझ आ गई। इसी तरह जो भी आपके आप कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे उनके भी मैप को लेबलिंग करने की कोशिश कीजिएगा आप। चलें जी आगे। अब ये मैंने साउथ चाइना सी, कैरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी, चूंकि ये तीनों बड़े सी हैं तो इनको हमने ना बड़ा बड़ा कर दिया है, मतलब इनकी डिटेल भी लिख दी है। और मेडिटेरेनियन, ये जो हमारा दूसरे नंबर पे कैरेबियन सी है ना, ये डीपेस्ट सी भी है। ठीक है, जो मेडिटेरेनियन है, ये कैरेबियन है, ये डीपेस्ट भी है। ये भी इसका एक पॉइंट आपने याद रखना। अब इसके बाद अगला फेज आता है, वो आता है जी आपका रिवर्स। हम उनके उसमें पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे हमारा कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये रिवर्स कॉन्टिनेंट का हिस्सा होते हैं और ये सीज में और ओशंस में आके गिरते हैं, तो ये वहां पे सही समझ आएंगे। अब हम पढ़ते हैं आइलैंड। अब एक्चुअली आइलैंड क्या होता है जी? हसीब, हसीब आपने हाथ खड़ा किया है। डिफरेंस मैंने बताया कि ये इनका साइज का डिफरेंस होता है। और बेसिकली ओशन जो है, जो सी जो है, अब आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि सी जो होता है वो ओशन का हिस्सा ही होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं मजीद जो है वो आइलैंड्स के ऊपर बात करते हैं। तो देखो आइलैंड जो है वो क्या है, कि आइलैंड एक ऐसा लैंड मास है जिसको चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है। अब पानी ने घेरा हुआ है तो ऑब्वियसली वो किसी ओशन और सी में मौजूद है ना। तो हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड है ना वो ये है, ये ग्रीनलैंड। ठीक है, क्या नाम है इसका जी? ग्रीनलैंड। अब ये इतना बड़ा है कि कई मुल्कों से बड़ा है ये। अब इस इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं। सबसे पहले तो ये दुनिया का सबसे बड़ा है। ये अब किस ओशन में लोकेट करता होगा, जरा गैस करेंगे ये किस ओशन में लोकेट करता होगा? जी जी, वो बच्चा भी वो उसमें मैसेज कर रहा था इनबॉक्स में। अच्छा, उसमें मजीद आपकी वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आई वाज टेलिंग इन अ कॉमन मतलब लैंग्वेज, उसमें ये है कि अगर आप ऑप्शन और सी को मजीद आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो अब ये कह सकते हैं कि वो एक तो नंबर वन, ओशन बड़ा होता है, सी छोटा होता है। दूसरा ये होता है कि जहां पर लैंड, सीज मोस्टली वहां पे होती हैं जहां पे कोई लैंड और जो ओशन है ना उसका मीटअप हो रहा होता है, तो वहां पे कुछ सी, वहां पे हम सी लोकेट करते हैं। ठीक है, तो वहां पे सी होता है। दूसरे नंबर पर अब आप जितने भी सीज देखेंगे उसके साथ कहीं ना कहीं आपको कोई लैंड मास जो है वो नजर आएगा। और पार्शली पार्शली ज्यादातर एक सरगासो सी है, यहाँ पर जो था हमने लोकेट किया था, यहाँ पर जो हमने लोकेट किया था, इसकी कोई लैंड मास या इसका कोई बॉर्डर्स नहीं है। ये विदाउट सी शोर्स है। अदरवाइज जो सीज होते हैं उनके सी शोर्स होते हैं, मैंने पहले भी ऊपर भी बताया। तो मार्जिनली ये है ना, इनके पास होता है, इनके सी शोर्स होते हैं, लैंड से इनक्लोज होते हैं।
अच्छा, ये आप क्या बता रहे हैं जी? ये अटलांटिक का हिस्सा है, ठीक है, अटलांटिक का हिस्सा है ये ग्रीनलैंड। और यहाँ पर एक कंट्री है डेनमार्क, ठीक है। इट इज कंट्रोल्ड बाय डेनमार्क, यानी कि पॉलिटिकल कंट्रोल इसके ऊपर डेनमार्क है। इसको जियोग्राफिकली जो समझा जाता है वो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा समझा जाता है, ठीक है। और इसके पास भी एक सी है जिसको बोलते हैं, यहाँ पर जो सी है इसको बोलते हैं सी ऑफ ग्रीनलैंड। और ये एक कंट्री यहाँ पर मौजूद है, यूरोपियन कंट्री है, इसका नाम है आइसलैंड। दूसरे नंबर पर आ जाओ जी, न्यू गिनिया। ये न्यू गिनिया आइलैंड है जी। अब ये आपको पता होना चाहिए, दुनिया का दूसरे नंबर पर हो गया। अब आपको ये पता है ये पैसिफिक का हिस्सा है। तो अगर पूछा जाए कि पैसिफिक का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो वो न्यू गिनिया आइलैंड। तीसरे नंबर पर बोर्नियो आइलैंड, पैसिफिक का हिस्सा है। चौथे नंबर पर मदगास्कर, मदगास्कर इंडियन ओशन का है, और इंडियन ओशन का सबसे बड़ा सी है। और ये लोकेट करता है, ये कंट्री है, ये कंट्री लोकेट करती है अफ्रीका में। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। पांचवें नंबर पर बैफन आइलैंड, ये कनाडा के है। बैफन आइलैंड अटलांटिक में है, लोकेट करता है। छठे नंबर पर, सिक्स नंबर पर समत्रा आइलैंड, इंडियन ओशन में लोकेट करता है, इंडोनेशिया का हिस्सा है। सातवें नंबर पर होशनो आइलैंड, पैसिफिक में लोकेट करता है, जापान का हिस्सा है। आठवें नंबर पर विक्टोरिया आइलैंड, ये आर्कटिक ओशन का हिस्सा है। नवें नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन आइलैंड, अटलांटिक का हिस्सा है। 10वें नंबर पर एलिस मायर आइलैंड्स, ये भी आर्कटिक का हिस्सा, ठीक है। अब अगर पूछा जाए कि इंडियन ओशन का सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा कौन सा है, लिखते जाओ साथ साथ जवाब। और अटलांटिक ओशन का सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपके पास का आंसर होना चाहिए। अब आज का आखिरी बट वेरी इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है जी स्ट्रेट्स का। स्ट्रेट, स्ट्रेट कहते हैं पानी की ऐसी तंग पट्टी, ऐसी तंग पैसेज ऑफ वाटर जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है और दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट। अब सबसे पहले आपने, हम शुरू करते हैं जो स्ट्रेट्स के ऊपर, वो स्ट्रेट्स के ऊपर हम शुरू करते हैं यहां से। यहां पर एक स्ट्रेट लोकेट करती है, इसको आप लिख लो नंबर 1। सबसे पहले तो इधर इंडियन ओशन है और इधर कौन सा है, पैसिफिक ओशन है, तो इसकी इंपॉर्टेंस यहां से भी बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई। अब ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है। ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है। तो मलेशिया को इंडोनेशिया से सेपरेट करती है और इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, क्लियर। अब ये इसको मजीद अगर आप देखना चाहते हैं मजीद क्लोजअप में, तो मैंने वहां ये भी डाला है, यहाँ पर क्लोजअप में भी डाला है। इंडोनेशिया, मलेशिया, और यहाँ पे थोड़ा सा आके लोकेट करता है थाईलैंड, सिंगापुर। तो यहाँ ऊपर थाईलैंड है, तो ये स्ट्रेट है जो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है, ठीक है, ये क्लोजअप में दिखाया। दूसरे नंबर पर, अब यहीं पर बिल्कुल इसी जगह, ये इंडोनेशिया के दो हिस्से हैं। इसका नाम है आइलैंड का समुद्रा आइलैंड, और इसका है जावा आइलैंड। इन दोनों के दरमियान में एक स्ट्रेट है,
जिसको बोलते हैं जी सुंडा स्ट्रेट। दो हो गई। तीसरे नंबर पर ये है श्रीलंका। ये ऊपर इंडिया है। ये एक स्ट्रेट है जो श्रीलंका और इंडिया को अलहदा करती है। और इस ये है बे ऑफ बंगाल। और ये है इंडियन ओशन या अरेबियन सी, इन दोनों को जोड़ती है। इस स्ट्रेट का नाम है पाल्क स्ट्रेट। अब ये लिखते जाएंगे किस किस को जोड़ती हैं, किस किस को सेपरेट करती हैं। वैसे ये नोट्स में मौजूद है, आपको ये सारा चीज मिल जाएगी साथ। ठीक हो गया। अब यहां से थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे है ओमान, यहाँ पे है यूएई, और यहाँ पे है ईरान। अब ये एक गल्फ बनती है। गल्फ मैंने आपको बताता हूँ थोड़ा आगे जाके ये गल्फ क्या होती है। ये गल्फ बनती है, इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ ओमान। यानी कि एक सी है एक तरह का, जो कि पार्ट किसका, इंडियन ओशन का ही है। और एक गल्फ यहाँ पर बनती है, इसका नाम है पर्शियन गल्फ। ठीक है। ये भी इंडियन ओशन का पार्ट है। इन दोनों को एक स्ट्रेट जोड़ती है, दोनों को। यानी कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हुर्मज। और दुनिया की सबसे ज्यादा ऑयल ट्रेड जो है वो इसी स्ट्रेट के जरिए होती है। अब अगर पूछा जाए कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मज किसको जोड़ती है, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ। ठीक है। चलिए जी, ये भी हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर। इस सी का नाम मैंने क्या बताया था, रेड सी। और यहाँ पर जो है वो आप कह लो कि गल्फ ऑफ ओमान जो है, यानी सॉरी गल्फ ऑफ ईडन। ये आप इसमें कंफ्यूज ना हो, आप सिर्फ इंडियन ओशन या अरेबियन सी समझ कि यहाँ पर अरेबियन सी लोकेट कर। तो रेड सी को अरेबियन सी के साथ भी यहाँ पे एक स्ट्रेट जोड़ रही है, तंग पानी की पट्टी जोड़ रही है, जिसका नाम है मंदेब, बाबुल मंदेब या बाबुल मंदीब। बाबुल मंदीब को का ट्रांसलेशन है गेट ऑफ टेयर्स। ठीक है। अब ये सारे वो हैं जिनका ताल्लुक इंडियन ओशन के साथ है। अब अटलांटिक ओशन के साथ वालों को भी जरा पढ़ लेते हैं। ठीक है। ये एक स्ट्रेट है जो मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है और यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। इस स्ट्रेट का नाम है बड़ी फेमस जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और इसी स्ट्रेट से 27 अप्रैल 1711 को तारक बिन जियाद यूरोप में दाखिल हुआ। ठीक है। क्लियर। यहां तक यानी कंफ्यूजन। ये मैंने सारी बाद में एक्सप्लेन भी की हुई है साथ साथ। ये हरमज को, ये रेड सी को, ये बाबुल मंदेब को, ये बॉस्फोरस रह गई है। ये मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये यहाँ पर है। ये तुर्की का कैपिटल इस्तांबुल है, उसको दो हिस्सों में तकसीम करती है। एशियन हिस्सा उसका, और दूसरा जो है वो यूरोपियन हिस्सा।
इसको कहते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये वाली। जिब्राल्टर हो गया। अच्छा, इंग्लिश चैनल। अब ये जरा इसको देखते हैं, इंग्लिश चैनल और डॉवर चैनल। अब मैं मैप पे आपको दोबारा ले आता हूँ। हाँ, अब ये ना, यहाँ पे जो ई लिखा हुआ है ना यूरोप का, यहाँ पर ये ई लिखा हुआ है यूरोप का ना, तो ये ऐसे है कि ये जो यहाँ ई के ऊपर ना एक हिस्सा है यूं करके, और इधर सारा यूरोप है। तो एक स्ट्रेट है जो कि इंग्लैंड और फ्रांस को अलहदा करती है। इसका नाम है डॉवर स्ट्रेट। अब इसको आपको क्लोजअप में दिखाते हैं वहां पर जाके। ये, अब ये देखिए कि ये सारे का सारा जो है वो यूरोप है, और यूरोपियन कंट्री यानी कि कॉन्टिनेंट यूरोप है। तो फ्रांस है इधर एक्सट्रीम पे, बॉर्डर पे। ये सारा बरतानिया है। तो इसको दरमियान से ना यहाँ पर, दिस दिस इज डॉवर स्ट्रेट। ये इधर इंग्लिश चैनल है और इधर नॉर्थ सी है। अब चैनल क्या होता है? चैनल भी पानी का पट्टी होती है जो स्ट्रेट से ज्यादा खुली होती है, उसको चैनल बोलते हैं। तो इंग्लिश चैनल बजाते खुद ये भी सेपरेट कर रहा है बर्तानिया को और फ्रांस को। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेट है जो क्या कर रही है, जोड़ रही है नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को, और सेपरेट कर रही है इंग्लैंड को फ्रांस से। अब इसमें थोड़ा सा मजीद समझने की जरूरत है। वो ये है कि ये जो इंग्लैंड, और अब मैं वैसे इसको आपको इनकी उसमें समझाऊंगा जब हम यूरोप पे जाएंगे, कि इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड, आयरलैंड में क्या फर्क है, ये हम उधर पढ़ेंगे। अभी आप फिर इसको कंफ्यूज करेंगे। अभी के लिए आप चैनल पढ़ ले। अब चैनल से मुझे याद आया कि यहाँ पर भी एक चैनल है, ये इंडियन ओशन से में ही के साथ ही हम, ये कौन सा कंट्री है भला? मदगास्कर। यहाँ पे एक चैनल है जिसका नाम है जी मोजम्बिक चैनल। मोजम्बिक चैनल, ठीक है। मोजम्बिक एक कंट्री है। नहीं, बस मोजम्बिक चैनल, ठीक है। तो इस चैनल को, तो मोजम्बिक चैनल किसको करता है? अफ्रीका मेनलैंड को या मोजम्बिक कंट्री को अलहदा करता है किससे? मदगास्कर से। बस थोड़ा सा, आई नो कि दिस इज क्वाइट ड्राई, तो लेकिन ये बस थोड़ा सा रह गया। और ये जब आप ये करके जाएंगे और एक दफा जाके दोबारा इसको सुनेंगे, मैप को समझेंगे, तो यू विल बी अमेज्ड कि आज ही हमने आधा जनरल नॉलेज कर लिया। इसके बाद देखें कि ये ग्रीनलैंड मैंने बताया था, ये सारा यूरोप है, ये सारा नॉर्थ अमेरिका है, ये यूरोप है। ये आइसलैंड कंट्री मैंने आपको बताया था। तो आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग कर रही है डेनमार्क स्ट्रेट, और इसी तरह ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग कर रही है डेवस स्ट्रेट। इसको अगर आप मैप पे देखें दोबारा जाके, तो वहां पे आप मजीद उसको गौर से देख लें। ये देखें कि यहाँ पे है डेनमार्क स्ट्रेट, आइसलैंड और ग्रीनलैंड को। यहाँ पर है कौन सी? डेवस स्ट्रेट। ठीक हो गया। ये सारे अटलांटिक से ही जो ताल्लुक रखने वाले हैं। ये डेनमार्क स्ट्रेट होगी, बेरिंग स्ट्रेट। अब देखें बेरिंग स्ट्रेट, कि आप समझो कि ये पैसिफिक ओशन है, इसके इस तरफ एशिया है, और इस तरफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर पानी की तंग पट्टी है जो पैसिफिक को आर्कटिक ओशन के साथ जोड़ रही है। इसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, और इसी के साथ लोकेट करता है बेरिंग सी। और ये स्ट्रेट बेसिकली एशिया वाली साइड पे रशिया है, और नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे यूएसए है, उनको भी सेपरेट करती है।
अब आ जाते हैं हम ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे, इस साइड। ये सारा ऑस्ट्रेलिया है, और ये उसकी रियासत है तास्मानिया। यहाँ पर एक स्टेट है। ये न्यूजीलैंड है, ये भी न्यूजीलैंड है। इन दोनों के दरमियान में एक स्टेट गुजर रही है, इसको नंबर 2 कर लें। यहाँ पर एक स्टेट गुजर रही है, इसको नंबर 3 कर। ये 3 स्टेट्स हो गई किसकी? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया स्टेट। दिस इज कुक, कुक स्टेट। न्यूजीलैंड को दो हिस्सों में जो स्टेट तकसीम करती है वो है कुक स्टेट। बास स्ट्रेट। ऑस्ट्रेलिया और उसकी रियासत तास्मानिया को जो अलहदा करती है, तो जो मैंने पहले नंबर पे बताई थी, उसका नाम है बास स्ट्रेट। टॉरेस स्ट्रेट। ऑस्ट्रेलिया और उसके ऊपर कंट्री है पपुआ न्यू गिनिया। पीएनजी बोलते हैं उसको। इनको अलहदा करती है, उसको बोलते हैं टॉरेस स्ट्रेट। ठीक है। अच्छा, अब बाकी कुछ नहीं है इसमें, सारे का सारा स्लाइड्स के अंदर मौजूद है। एक गो थ्रू करवाता हूँ मैं आपको। इम्पोर्टेंट बेस का लिख दिया है, इम्पोर्टेंट गल्फ्स का लिख दिया है, फेमस पेनिनसुलास का लिख दिया। पेनिनसुलास को आप यहाँ पे नहीं करेंगे, हम उसको लैंड मासेस में जब जाएंगे कॉन्टिनेंट्स में तब पढ़ेंगे, ये भी आपने छोड़ देना है। और डैम्स, कौन से फेमस डैम्स हैं, कहाँ कहाँ वाक़ हैं, ये 4-5 का नाम आप याद रख लेंगे। और इसके बाद बस कुछ नहीं, ये पीछे एक था गालबन जो वाटरफॉल्स, आबशारें। ये दुनिया की 3 बड़ी आबशारों के नाम है, कहाँ कहाँ वाक़ हैं, उनकी हाइट लिखी है, ये एक नज़र पढ़ लेंगे। आबशार से मतलब ऊपर से पहाड़ से पानी नीचे गिर रहा है। ये कुछ लेक्स हैं, लेक्स को भी आपने यहाँ पर अगर नज़र मारनी है तो ठीक है, नहीं तो लैंड मासेस में, यानी कि जब कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तो हर कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी मशहूर लेक्स हैं वो पढ़ते जाएंगे, बस दैट्स इट। इसको है, आपने सबसे पहले ओशन समझना है, फिर आपने सी समझना है, फिर आपने आइलैंड समझना है, फिर आपने स्ट्रेट समझने हैं। अगर आपको ये समझ आ गया, आपको दुनिया का नक्शा समझ आ जाएगा। अब अगले कल हम अफ्रीका और इंशाल्लाह एशिया करेंगे, और फिर अगले दिन यूरोप और एक कॉन्टिनेंट, और फिर आखिरी दिन 2 कॉन्टिनेंट 3 कॉन्टिनेंट करके हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 4 से 5 लेक्चर्स में इसको मुकम्मल करें। अब जिस तरह से एमसीक्यूज बनते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब क्या क्या हो सकेगा, मिसाल के तौर पे पूछ लिया जाएगा हॉचनो आइलैंड इज लोकेटेड इन, पैसिफिक में है जी। मिसाल के तौर पे आ जाएगा कि ये वाले आइलैंड, अच्छा कुछ आइलैंड्स के अब नाम भी पूछे जा रहे होते हैं। वो इतने फेमस नहीं होते, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले 1-2 दफा आया पीपीएससी में सवाल, तो उसके लिए आपने प्रैक्टिस ये करनी है कि आप वर्ल्ड मैप को देखें, और वर्ल्ड मैप को देख के आपने ये करना है कि पीडीएफ उसका डाउनलोड कर लें, पीडीएफ में टाइप करें गूगल के ऊपर मैप ऑफ आइलैंड्स इन पैसिफिक ओशन। मैप साथ लिख दें या इमेज साथ लिख दें तो छोटे छोटे आइलैंड्स के नाम आ जाएंगे। तो उन आइलैंड्स में जिनके नाम थोड़े डिफरेंट हो ना, ऑरेंज आइलैंड, ग्रीन आइलैंड, फला फला, तो उसको आपने ज़रा अलहदा कर लें। टोंगा आइलैंड है, ठीक है, तो उनको आपने लिख लेना अपने पास कि ये इस ओशन में लोकेट करते हैं। उसका इतना ही पूछा जाता है कि ये किस ओशन में लोकेट करते हैं, उनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नो एनी क्वेश्चन? मैं इसको ले जाता हूँ जी आपको दोबारा उसके ऊपर। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। शेप आपको वहां पे क्लियर करा
ये है यार, कि देखो, ये गल्फ है। ये गल्फ है कि पानी ने जो जनाब और लैंड मास में यू शेप बनाया हुआ है। ये बे है कि पानी ने लैंड मास में चोंच बनाई हुई है। ये आइलैंड है, चारों तरफ से पानी, तीन तरफ से पानी होगा तो पेनिनसोला, और इसी तरह से तीन तरफ से लैंड मास होगी तो गल्फ। ठीक है। ऑल क्लियर नाउ, चलें फिर कल पे मिलते हैं। कल मैंने आने से पहले जब आप लोग आएंगे तो वी विल हैव, मैं आप सब चंद चीजें आपसे पूछूंगा, देन वी विल प्रोसीड इंशाल्लाह। जी सलमान, क्या क्वेश्चन आपका पूछें। नहीं, कोई बाद में कुछ नहीं पढ़ेंगे इनका गल्फ वगैरह का, जो गल्फ से इंपॉर्टेंट है वो लिख दिए हैं हमने, ठीक है, यहाँ पर बस। हाँ, थोड़ा थोड़ा जिक्र करते रहेंगे, अगर कोई नया नाम आएगा वो सारा नाम वो हम करते रहेंगे, जिक्र करते रहेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ही हमने यहाँ पे कर दिया। कैरेबियन सी डीपेस्ट सी है। नहीं, बाल्टिक नहीं है। यू थैंक यू जी, सी यू टुमारो।